स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात शुरू किया था। उसमें चार्जेस के बारे में बताया, चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अब बेटा आपको लग रहा होगा कि भाई इस लेवल पर आकर के इस तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से बात करना क्या उचित है? एकदम उचित है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें इस पेपर में कूलम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, गासेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है आपको, उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं, कुछ 2-4 एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं। फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज होगा और फिर गासेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह भी पढ़ना है। तो सारे टॉपिक्स जैसे लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन टॉपिक्स में जो कंटेंट होता है उसका लेवल चेंज होता है। ठीक है, टॉपिक्स वही होते हैं, टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, निश्चित तौर पर अगर आप यूजी लेवल पर, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर आप स्टडी कर रहे हैं तो नो डाउट कि लेवल चेंज होगा। ठीक है, और टॉपिक्स में वेरिएशन होगा, टॉपिक्स में डेप्थ आएगी। लेकिन जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, गासेस लॉ, उसके एप्लीकेशंस, ये सब सारी चीज़ें वही रहती हैं। बस ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है, जो टॉपिक्स को पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, वो चेंज होता है। ठीक है ना? तो आपको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कूलम्स लॉ को थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अब सीधे टॉपिक शुरू कर देना बहुत ज़रूरी है। कूलम्स लॉ क्या है? आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल्स, कूलम्स लॉ ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ जब चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में हो, पॉइंट चार्जेस हों और वे रेस्ट पर हों, तब ये एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल ठीक किसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं किसी मीडियम में और वे रेस्ट पर हैं, तो उनके बीच में एक इंटरैक्टिव फोर्स लगता है। अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लाइक चार्जेस रिपेल्स। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा करके एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। जो इंटरैक्टिव फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा कूलम साहब ने फाइंड किया कि ये जो फोर्स है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, कंबाइन कर लेंगे, फिर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। हम कैपिटल के से यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे। ठीक, और उसकी वैल्यू आपने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। कोई मटेरियल मीडियम होगा तब इसी को हम एप्सिलॉन लिख देंगे एंड इट विल बी नोन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, तो पहले डायग्राम बना लिया जाए। मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2। अब देखिए इनके पोलरिटीज के बारे में कुछ मालूम नहीं है। दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, कोई एक प्लस और दूसरा माइनस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग स्केलर फॉर्म में कूलम्स लॉ लिखने चल रहे हैं, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। इस लेवल पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब देखिए डेरिवेशन में हम लाइक चार्जेस ऐसा मान करके डराइव करते हैं, लेकिन फार्मूला विल इक्वली होल्ड फॉर दी अनलाइक चार्जेस आल्सो। तो यहाँ पर सपोज करिए जो फोर्स है उसकी वैल्यू F है। पहला वाला चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा और दूसरा चार्ज पहले चार्ज को रिपेल करेगा। तो मान लीजिए अभी हम लाइक चार्जेस जैसा मान करके डेरिवेशन कर रहे हैं। वैसे अगर और अच्छा डायग्राम बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q1 Q2
r डिस्टेंस है दोनों के बीच की, और Q2 पर एक फोर्स लगा रहा है कौन, Q1, और फोर्स को लिख सकते हैं F21। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ वेक्टर जैसा मैंने दिखा दिया। Q1 को भी Q2 रिपेल करेगा, ठीक। अगर Q1 रिपेल करेगा Q2 को तो Q2 रिपेल करेगा Q1 को, Q1 अट्रैक्ट करेगा Q2 को तो Q2 अट्रैक्ट करेगा Q1 को, और इस फोर्स को F12 लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसका नेचर म्यूचुअल होता है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। तो यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होंगे, पक्की बात है। और आप देख सकते हैं डायरेक्शंस क्या है बेटा, अपोजिट। तो एक फोर्स दूसरे फोर्स के माइनस के बराबर होगा डायरेक्शन के साथ। अगर डायरेक्शन के साथ की बात करें तो वी कैन राइट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 और F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। लोअर क्लासेस में आपने इसको पढ़ा होगा। हम लोग डायरेक्टली कूलम्स लॉ लिखते हैं, चूंकि ये बेसिक टॉपिक है, इसको बताना आवश्यक है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं आपसे, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल only for the point charges, very small charges which are at rest, जो रेस्ट पर हैं, दैट इज b इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका बेटा स्टेटमेंट क्या है समझ लें, ठीक। अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा हम ऐसे लिख रहे हैं, बोर नहीं होना है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस को रेस्ट में रहना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। फोर्स ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेज तो बेटा मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, डायग्राम में तो आपको रिपल्सिव दिखाया गया, लेकिन मे बी अट्रैक्टिव आल्सो डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटीज ऑफ द चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, निश्चित तौर पर एट रेस्ट, ये इसको समझना है, पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of distance between them, square of the distance between them means between the charges, okay। तो this is the statement of Coulomb's law of electrostatics. Force of attraction or repulsion between any two charged particles is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges, okay। तो इसको बढ़िया से देख लीजिए। अब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस फोर्स को लिखेंगे। एक चीज और बता दूं, मान लीजिए मॉड ऑफ F12 बराबर मॉड ऑफ F21 बराबर F है बेटा, जैसा कि पहले वाले डायग्राम में लिखा गया है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग, दोनों ये को कंबाइन कर दें, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बेटा, एक साथ लिख रहे हैं, कंबाइनिंग वी गेट
कंबाइनिंग वी गेट क्या मिलेगा आपको, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस चीज को समझना है आपको। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन है बिटवीन द चार्जेस, दैट कैन बी गिवन एज एफ इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। वेयर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, विच इज कॉल्ड कूलम्बियन कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट आर कूलम्स कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ proportionality which is called Coulomb's constant of electrostatic force, okay, Coulomb's constant of electrostatic force। अब K की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट होती है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता चला कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें जो फोर्स होता है दैट इज गिवन बाई G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ड्यू टू देयर मासेस, is given by F is equal to capital G m1 m2 by r square। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता था और कैपिटल G मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। मतलब बॉडीज या पार्टिकल्स किसी भी मीडियम में रखे जाएं, वैक्यूम में हो, एयर में हो या कोई और भी मीडियम हो, हमें अगर डिस्टेंस सेम है, मासेस सेम है, तो ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नेचर का नहीं होगा, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटीज ऑफ द चार्जेस। तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, बॉडीज चाहे किसी भी मीडियम में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज सेम। और रिपल्सिव फोर्स तो होता ही नहीं ग्रेविटेशनल। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन द चार्जेस, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज पार्टिकल्स वैक्यूम में हैं तो ये मैक्सिमम होता है, और वैक्यूम या एयर तक मान सकते हैं कि मैक्सिमम होता है। चूंकि एयर मीडियम को हम लोग वैक्यूम जैसा, ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसा ट्रीट करके स्टडी कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे मीडियम में है, चाहे वो इंसुलेटिंग मीडियम हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी इंसुलेटिंग होता है, तो प्रत्येक डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटिंग है, बट एवरी इंसुलेटिंग मीडियम नीड नॉट बी ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो ये फोर्स एफ की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये कूलम्ब साहब ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा इसको फाइंड किया और उसकी एप्रोप्रिएट वैल्यू भी बताया अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम इन विच द चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड, ठीक है। इट डिपेंड्स कौन के, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, मीडियम डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम in which Q1 Q2 are placed, charge particles are placed, जिसमें Q1 Q2 रखे गए हैं, उस मीडियम के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा K की वैल्यू। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्यूम के लिए या एयर मीडियम के लिए। हालांकि वैक्यूम के लिए K की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और एयर के लिए स्लाइटली लेस होगी, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होने के कारण हम वैक्यूम और एयर का केस एक जैसा लेकर के आगे बात करेंगे, ओके।
तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पास करके नोट कर लिया करिए। लेजी होने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखा या वीडियो को स्किप करके दौड़ा करके देख लिया टाइम के बचत के लिए। अरे भाई, इसमें ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं तो यही एक सहारा है, ऑनलाइन क्लासेस या वीडियोस, तो उसको ठीक से देखिए और जो भी पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो पहला है इसमें फॉर वैक्यूम, इसी को फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। फ्री स्पेस जहाँ पे कोई अवरोधक ना हो, जहाँ पर कोई भी मटेरियल ना हो, एकदम फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ मटेरियल, उसको हम लोग वैक्यूम या फ्री स्पेस बोलेंगे। आर आल्सो इन एयर मीडियम, आर आल्सो फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर मीडियम। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट भी आपको जानना चाहिए। ये K की वैल्यू है किस मीडियम में, इन द वैक्यूम, जिसको फ्री स्पेस भी कह सकते हैं, या एयर मीडियम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन भी बोलते हैं कुछ लोग, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, नॉट ए वाला लिखेंगे, NOUGST वाला आप NOT या KNOT ये सब नहीं लिखेंगे। कौन सा नॉट लिखेंगे, NOUGST वाला नॉट लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या ऑलमोस्ट एयर मीडियम भी बोल सकते हैं। हालांकि एयर मीडियम के लिए थोड़ा लिटिल चेंज होती है, ऑलमोस्ट फॉर एयर मीडियम आल्सो। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये SI सिस्टम में है, इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किस सिस्टम में, SI सिस्टम में। लेकिन अगर CGS सिस्टम की बात करेंगे, CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो CGS सिस्टम में F को डाइंस में लिखेंगे, चार्जेस को ESU यूनिट में लिखेंगे, ठीक, ESU यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, और R को सेंटीमीटर में लिखेंगे, तब K की वैल्यू 1 आ जाती है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कभी लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है कि कूलम्स लॉ इज गिवन बाय F = Q1 Q2/R², तो आप इसको गलत नहीं बोलेंगे। तो पहले मैं कूलम्स लॉ को लिख दूं SI सिस्टम में इन फ्री स्पेस, तब फिर उसकी बाद मैं बताऊं CGS सिस्टम में कितना होना चाहिए। ओके, सो कूलम्स लॉ तो आपने लिख लिया होगा। अभी स्केलर फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टोरियल फॉर्म में अभी हम लोग देखते हैं इसको। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² इन विच सिस्टम, इन SI सिस्टम, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, SI सिस्टम में, और इन एयर या फ्री स्पेस। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बता चुके हैं, ठीक है, इससे बोरिंग होता है। तो ये हो गया SI सिस्टम में फोर्स की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 मान लें। लेकिन अगर हम लोग CGS सिस्टम की बात करें, चार्ज पार्टिकल्स वैक्यूम में रखा गया हो या फ्री स्पेस या एयर मीडियम में, और फोर्स के एक्सप्रेशन को हम CGS सिस्टम में लिख रहे हूं, तो इस पॉइंट को कैसे क्या बनाएंगे। इन CGS सिस्टम, CGS
system of units or charges are placed in vacuum or free space, CGS system of units, K is given by 1. K is given by 1. So F can also be written as Q1 Q2 by R square. F can also be given by Q1 Q2 by R square. तो अगर कूलम्स लॉ कभी ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये गलत है, तुरंत समझ लेना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल्स फ्री स्पेस वैक्यूम में एयर में रखे गए हैं और यूनिट्स आर टेकन इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी? डाइन। चार्जेस की यूनिट ईएसयू। ठीक, और ये सब पूरा मैंने डिटेल में आपको समझाया है पहले वाले वीडियो में। और आर की वैल्यू किस में होगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, अरे भाई ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलिए। ठीक है, चार्ज की यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलिए या स्टैट कूलम बोल दीजिए, वही बात होती है। पहले वाले वीडियो में पूरा बताया गया, उसको डिटेल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिख दीजिए, तब के की वैल्यू को 1 लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कूलम्स लॉ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इट इज आल्सो कूलम्स लॉ। ओके, लेकिन अगर मटेरियल मीडियम की बात करें, हालांकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कूलम्स लॉ को मटेरियल मीडियम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किसी मटेरियल मीडियम की अगर बात करें तब क्या होगा। कूलम साहब ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया कि अगर चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में रख दिया जाता है तो फोर्स की वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? चार्जेस को रख करके फ्री किया तो एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे, भाई फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे। ये इस एक्सीलरेशन को मेजर करके उनके मूव करने के रफ्तार को मेजर करके आप पता कर सकते हैं कि फोर्स बढ़ा है या फोर्स घटा है। या मान लीजिए दो बॉडीज को एक ही पॉइंट से इक्वल लेंथ वाले स्ट्रिंग से आप सस्पेंड कर दीजिए। दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं तो रिपेल करेंगी, चार्ज्ड हैं तो इंटरेक्टिव फोर्स लगेगा उनके बीच में। लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगी, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट। तो लाइक चार्जेस की दो बॉडीज को एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर दीजिए, भाई ध्यान से सुनिए। और चार्ज बॉडीज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगे, पता करने के लिए कि मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स पर। तो सेम लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं, यह रिजिड बेस है जहां से सस्पेंड किया गया है और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो देखिए ये इस पर चार्ज है प्लस Q1 और इस पर चार्ज मान लें प्लस Q2 या माइनस Q1 माइनस Q2। रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, नहीं तो बॉडीज एक दूसरे को टच कर जाएंगी और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और टच करके एक दूसरे को टच किए रहेंगी। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ये फोर्स इधर लगेगा ना F12 और इस पर ये फोर्स इधर लगेगा F21, ऐसे लगेगा फोर्स। अब यहाँ पर मान लीजिए एयर मीडियम है, एयर मीडियम है। ओके, फिर कूलम साहब ने क्या किया? पूरे सिस्टम को एज इट इज मटेरियल मीडियम में रख दिया। मतलब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ला दिया, दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ला दिया। तो उन्होंने क्या देखा, और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर एयर या मीडियम है या वैक्यूम है, तो उन्होंने देखा लेंथ तो वही है, स्ट्रिंग्स की लेंथ वही है, चार्जेस भी वही हैं, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर जाके रुक क्यों गए, इस बात को समझिए। इनका वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, ये मोहन जी, इसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा है M2 जी। ठीक है, और दोनों सेम मासेस के होंगे तो mg ले लेंगे। सेम चार्जेस भी हो सकते हैं, अलग चार्जेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब कोई मीडियम आ गया, कोई मटेरियल मीडियम आ गया, मटेरियल मीडियम, ठीक, और चार्जेस वही हैं भाई, प्लस Q1 और प्लस Q2। अब आप कहेंगे सर बॉडी छोटी हो गई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम बनाने पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा ना सोचिएगा। तो F12 डैश, अब यहाँ पर फोर्स कितना लगा? F21 डैश,
ठीक। और ये जो डिस्टेंस है पहले r थी दोनों के बीच, और यहाँ पर डिस्टेंस r डैश हो गई है दोनों के बीच, एंगल यहाँ पर थीटा डैश हो गया है, तो थीटा डैश इज लेस देन थीटा। इट वाज ऑब्जर्व बाई कूलम्ब, इसको ऑब्जर्व किया गया, r डैश इज लेस देन r। मतलब मटेरियल मीडियम के अंदर रखने पर, सेम बॉडीज को मटेरियल मीडियम के अंदर रखने पर उनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई। अब उनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल भी डिक्रीज कर गया। ओके, तब इससे ये पता चलता है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो कम हो गई है, फोर्स डिक्रीज कर गया है। तो बॉडीज को मटेरियल मीडियम पर रखने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिक्रीज कर जाता है, और इस किस कारण से होता है, के की वैल्यू के डिक्रीज होने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ F12 डैश इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21 डैश, ठीक। मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21, इसको F मान लें और इसको F डैश मान लें, तो F डैश इज लेस देन F। F dash is less than F. It means when charged particles are placed in the material medium, then force of interaction between them is decreased. It was observed by Coulomb. Coulomb साहब ने इसको ऑब्जर्व किया कि जब चार्ज पार्टिकल्स को हम किसी सिस्टम को उठा करके अगर मटेरियल मीडियम के अंदर रख देते हैं, चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम को व्हिच आर एट रेस्ट, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, मे बी ऑफ अट्रैक्टिव, मे बी ऑफ रिपल्सिव नेचर, डोंट बॉदर अबाउट दैट। यहाँ पर मैंने रिपल्सिव नेचर पे किया है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि द सेम विल हैपन फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ओके, फॉर आल्सो द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो आप इस बात को समझें। तो जब मटेरियल मीडियम के अंदर रखा गया तो बॉडीज नजदीक आ गई, और नजदीक आने के पीछे कारण क्या रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन का कम हो जाना। यहाँ पर जाता था तो बॉडी ज्यादा दूर थी, और ये यहाँ पर मटेरियल मीडियम के अंदर रखने पर फोर्स कम हो गया, तो बॉडी पास आ गए। तो इसको ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि फोर्स मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। अब इस फार्मूले में देखिए, जरा फोर्स के फार्मूले में देखिए, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब मीडियम के अंदर रखने पर Q1 Q2 तो वही रहा, डिस्टेंस भी वही रही, लेकिन फोर्स कम हो गया। अब जब फोर्स कम हो गया तो निश्चित तौर पर इफेक्ट का डिस्टेंस का भी डिक्रीज होना, डिस्टेंस भी थोड़ा सा डिक्रीज कर रही है। ये k की वैल्यू के कम होने के कारण ये चीज हुआ। और ढेर सारे मीडियम के लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके कूलम्ब साहब ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक दूसरा फैक्टर भी आता रहा है जो कैपिटल के की वैल्यू को कम कर दे रहा है। और ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का मीडियम है। जैसे वाटर के अंदर रखते हैं तो अलग इफेक्ट, अलग वैल्यू, प्लास्टिक है, रबर है, कोई भी दूसरा मीडियम है, डायरेक्टिव मीडियम है, तब उसके लिए ये जो एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर है उसकी वैल्यूज अलग अलग आ रही थी। इस फैक्टर को कूलम्ब साहब ने, इस जो एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर था, इसको कूलम्ब साहब ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बोला। उन्होंने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, या इसी को दूसरे शब्दों में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इसको बढ़िया से आप देखिए और एकदम डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा बढ़िया से। अभी जस्ट बिगिनिंग है, बिगिनिंग आपको टॉपिक्स है, तो अभी हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर टाइप का ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है फॉर ए मटेरियल मीडियम, फॉर ए मटेरियल मीडियम के लिए के कैन बी रिटन एज 1/4 पाई स्मॉल के एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट इज सेम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
but the factor small k or factor small r is known as dielectric constant of the medium in which between the charges are dielectric constant of the medium in which charges are placed, where small k, which can also be written as epsilon r, is called dielectric constant. Dielectric constant इसको पोलराइजेशन वाले टॉपिक में बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम तब बढ़िया से हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे ही कर लेते हैं रफली, थोड़ा इंफॉर्मेटिव, और उसके बाद डिटेल में हम लोग पोलराइजेशन वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन मटेरियल मीडियम। तो मटेरियल मीडियम की बात करेंगे तो वहां पर के बारे में अच्छी खासी चर्चा होगी, स्मॉल के बारे में या एप्सिलॉन आर के बारे में। ठीक है, आर सब स्क्रिप्ट के रूप में है, सिंबल एप्सिलॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही रहेगी जो फ्री स्पेस के लिए थी, 9 × 10⁹, बट के से डिवाइड हो जाएगा, ये एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स अगर उस मीडियम में रख दिए जाए तो उनके बीच लगने वाला इंटरैक्टिव फोर्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक, तो ये फैक्टर बाय व्हिच द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स reduced with respect to the force in the vacuum or free space when same charge particles are placed at the same distance is known as dielectric constant of the medium. So force between the charges means in the medium, the force between the charges placed in the medium और relative permittivity ये वाला सिंबल लेकर के हम चलेंगे, के भी लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां की चॉइस है, जो भी आप पसंद करें, दोनों की मीनिंग सेम है, जैसी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। ओके, ये कब के लिए है? when charge particles are the charges q1 q2 are placed at a distance of a medium, इनके बीच में कोई मीडियम आ गया, ठीक है, कोई मटेरियल मीडियम आ गया। अब एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम है, मे बी वाटर, मे बी प्लास्टिक, मे बी रबर, मे बी एनी अदर मीडियम, देयर आर सो मेनी मटेरियल मीडियम्स। कोई भी मीडियम है और इस समय फोर्स Fm हो गया है, m फॉर मटेरियल। तो यहाँ जो सबस्क्रिप्ट m है, इट स्टैंड्स फॉर द मटेरियल या मीडियम, इट स्टैंड्स फॉर द मीडियम। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, नेचर ऑफ द फोर्स इज नॉट चेंजिंग, नेचर ऑफ द फोर्स इज नॉट चेंजिंग। तो मीडियम के होने या ना होने से चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका नेचर चेंज नहीं होता। रिपल्सिव है, रिपल्सिव रहेगा, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव रहेगा, बट मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो आप इसको ऐसे समझें। अच्छा, फॉर एयर क्या है? फॉर एयर और वैक्यूम या फ्री स्पेस, इसके लिए फोर्स की वैल्यू कितनी क्या लिखा था हम लोगों ने, या फिर इसको जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर लिखा था। सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो क्या इन दोनों के हेल्प से हम लोग एप्सिलॉन r या स्मॉल के की एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर बना सकते हैं कि क्या चीज है। यस सर, बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखें जरा इसको। नाउ F डिवाइडेड बाय F नाउ, Fm, इस इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, यहां लिखा हुआ है। ओके, तो देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा
और एप्सिलॉन आर चला जाएगा कहां पे, न्यूमरेटर में, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू या अपॉन एफएम, इसी को स्मॉल के भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आर एफएम फोर्स इन मटेरियल मीडियम कैन आल्सो बी रिटन एज एफ बाई एप्सिलॉन आर या एफ बाई स्मॉल के। It is called dielectric constant of the medium or relative permittivity of the medium। तो डेफिनेशन में आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं द रेशियो। अब ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, अभी के की बहुत परफेक्ट डेफिनेशन आपको पोलराइजेशन वाले टॉपिक में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपको बढ़िया से के की डेफिनेशन प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट परफेक्ट डेफिनेशन। लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं आप, यहां से देखें the ratio of the force between any two charged particles in vacuum placed in vacuum to the force between the same two charges placed in the medium at the same distance is defined as dielectric constant। तो that definition of epsilon r k क्या लिख सकते हैं आप, बताइए फटाफट। the ratio of the force, ratio of the force between two charged particles, two charged particles, two charged particles, okay, placed in medium, in vacuum, in vacuum to the force between the same two charges placed in the medium at the same distance, उसी डिस्टेंस पर, जिस डिस्टेंस पर यह रखे गए थे दूसरे से, उसी डिस्टेंस पर मीडियम में भी रखिए, चार्जेस वही होने चाहिए, दोनों के रिलेटिव फोर्स को कैलकुलेट करिए और दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो एक नंबर आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक फैक्टर है, तो एक नंबर आएगा, वही नंबर उस मीडियम की का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बताएगा, और ये शो करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वैल्यू से कितने टाइम्स रिड्यूस हुआ है उस मीडियम में, वैक्यूम या एयर मीडियम में लगने वाले फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जस्ट यू कैन राइट इट डिनोटेड बाय स्मॉल के आर एप्सिलॉन आर, it can be written as epsilon r, that is given as f in air or vacuum divided by f in medium। It is a number, unitless है, it is a number, एक नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी मीडियम का Q जो होता है, अच्छा एक बात और, इसकी स्प्लिटिंग वैल्यू थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, अभी आप केवल इंफॉर्मेटिव लेक्चर समझते हुए इन सब चीजों को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज करिएगा, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, आप इससे कंफ्यूज ना होंगे, नहीं होना है, ठीक। अभी बेसिक बातें हो रही हैं, बहुत ही बेसिक, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, इससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आप इस पेपर में मजा आने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर हम लोग बहुत धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एकदम, ठीक है। तो परेशान आपको एकदम नहीं होना है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल के और एप्सिलॉन, बार-बार इसलिए लिखा हूं, कभी-कभी सिंबल के यूज कर लिया जाता है पेपर में, कभी एप्सिलॉन आर, तो उससे आप परेशान ना हो, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ना अच्छा लगेगा
इसको डायरेक्टली कांस्टेंट बोलना अच्छा लगेगा, लेकिन दोनों की मीनिंग सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वैल्यू आपकी याद अच्छा लगाना is given as k is greater than or equal to 1 less than or equal to infinity। 1 और infinity के बीच में होता है k की मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू infinity। अब क्वेश्चन होता है कि k की वैल्यू 1 किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस। एयर के लिए थोड़ा अधिक होता है 1.0018 समथिंग, ठीक है। तो बेटा ये लगभग 1 के ही बराबर है फॉर फ्री स्पेस या एयर मीडियम। एयर के लिए ऑलमोस्ट 1 है और वैक्यूम के लिए एग्जैक्टली 1 है, तो परेशान नहीं होना है k इक्वल टू 1। यही आप एक सारा धारणा मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फॉर अदर डायरेक्ट्रिक मीडियम all the dielectric medium are insulating medium, non-conducting medium, but every non-conducting or insulating medium need not be a dielectric medium। ध्यान समझिएगा, dielectric medium k is greater than 1 less than infinity, ध्यान समझिएगा। अदर डायरेक्ट्रिक मीडियम के लिए k की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी और इंफिनिटी से कम होगी। वाटर के लिए क्या होता है, ऑलमोस्ट 81 होता है वाटर के लिए Kw, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ पेपर्स के लिए पेपर जिस पर लिखते हैं आप, ठीक है, कॉपी बुक के पेजेस, पेपर के लिए ये लगभग 2 होता है। अलग अलग प्लास्टिक्स है, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स है, उनके लिए k की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो k की वैल्यू 1 से अधिक होगी फॉर एनी मटेरियल मीडियम। वैक्यूम के लिए या एयर के लिए 1 मान सकते हैं, एयर के लिए 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, एयर के लिए 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, पर इसको लगभग 1 के बराबर मान सकते हैं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अदर मीडियम के लिए अगर डायरेक्ट्रिक मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मीडियम है, तो k की वैल्यू 1 से अधिक, इंफिनिटी से कम होगी। फॉर कंडक्टिंग मीडियम, फॉर मेटालिक मीडियम या गुड कंडक्टर्स के लिए, आर फॉर दी गुड कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर्स हैं अगर, k इज इंफिनिटी, ठीक है। एप्सिलॉन आ गया, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल्स को आप मेटालिक मीडियम के अंदर रख दें तो उनके बीच कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और ना ही रिपेल करेंगे। समझ लीजिए, जैसे चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, अब इनके बीच में कोई कंडक्टिंग रॉड रख दें, मेटालिक रॉड रख दें, इनके बीच में कोई कंडक्टिंग का मेटालिक रॉड रख दें, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, कोई फोर्स नहीं लगेगा इस केस में, ओके। तो अगर मेटालिक मीडियम है, मेटालिक रॉड एक्सेट्रा, तो कोई भी फोर्स इनके बीच नहीं लगता। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर्स, कूलम्ब्स, लाइन, वेक्टर फॉर्म स्टडी करेंगे। आज ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दिया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ओके।